What's गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टैंड फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। यार जिंदगी कैसी चल रही है पहले तो ये बताओ। बिंदास ना? जिंदगी जीने बिल्कुल मजा आना चाहिए। अब बहुत ही प्यारी बात बताने वाला हूं, अगर जिंदगी में इसको कनेक्ट करोगे और कोरिलेट करोगे तो बहुत आगे जाओगे, वरना जहां पे हो वहीं पर ही रह जाओगे। कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिंदगी में थोड़े सीरियस हो जाना चाहिए। कुछ चीजों को लेकर, खासकर करियर वगैरह होते हैं अपनी जिंदगी में, उस पर थोड़ा फोकस ज्यादा देना चाहिए और अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी चाहिए। यानी कि पहले ये काम करना है, फिर वो काम करना है। क्योंकि कुछ प्रायोरिटी ऐसी होती हैं जिन पे सारी चीजें टिकी होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें बस चल रही है जिंदगी, कितना भी कर लो उनसे कोई रिजल्ट नहीं निकल के आता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अपने दिन में किस टाइम पर क्या काम करना है और किस तरीके से आप लोग अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। बड़ी ही शानदार बात यहाँ पर बोली गई यार, बोला गया बारिश की बूंदें भले ही छोटी छोटी हो, यानी कि कितनी भी छोटी बूंदें क्यों ना हो बारिश की, पर लेकिन जब वो लगातार बरसती हैं, ठीक है, तो बड़ी बड़ी नदियां बन जाती हैं, एक बहाव बन जाता है उनका। और ये छोटे छोटे प्रयास ही उसी तरीके से आप लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े परिवर्तन लाते हैं। मतलब क्या? मतलब ये जैसे मैं आप लोगों को अभी बोलूं कि आप आज की डेट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आज आप लोग मान लीजिए 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल को 11 क्वेश्चन कर दो, परसों को 12 क्वेश्चन कर दो, अगर नेक्स्ट डे 13 क्वेश्चन कर दो। कुछ नहीं बोल रहा हूं, ओनली एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने को बोल रहा हूं। और अगर आप लोग ये काम करने स्टार्ट कर देंगे तो भाई साहब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप लोगों की प्रैक्टिस में आएगा वो आप लोग खुद सोचकर अपने आप हैरान हो जाओगे। पर लेकिन ये डेली प्रैक्टिस करते रहना है, डेली एक क्वेश्चन ऐड करना है। ऐसा नहीं होना है कि भाई साहब आज नहीं करते आज घटा देते हैं, नहीं, ऐड ही होना है। या तो उतने ही करने जितने करने स्टार्ट कर दिया, या फिर नेक्स्ट डे ऐड होना है। ये ओनली एक प्रैक्टिस करके देखो। एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बस, ओनली, ज्यादा क्वेश्चन की बात नहीं। और फिर देखना इसी तरीके से अगर मॉर्निंग में आप लोग उठ नहीं जा रहे हैं, पहले 5 मिनट कम करो, फिर 5 मिनट कम करो, फिर 5 मिनट कम करो, तो इस तरीके से देखो जल्दी ही आप लोग 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग जो है टाइम पर आ जाओगे, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती हो गई है तो दिक्कत नहीं है, जिस टाइम आप लोग का पढ़ने का मन करता है उस टाइम पढ़ लो। ऐसा नहीं कि सुबह को उठ के जरूरी है पढ़ना। बस हाँ ये है कि सोने के बाद में जब आप लोग उठते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ जाती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज अगर कोई दूसरे टाइम पढ़ता है तो पढ़ नहीं पाता, उसके सिलेक्शन नहीं होते हैं। तो फालतू की चीजों से बाहर निकलो, अपनी जिंदगी को कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालने की कोशिश करो वैसे तो। पर लेकिन अगर लगता है कि पढ़ने का जोन है, इसमें पढ़ते हो अच्छे से, तो उसी में पढ़ते रहो, ठीक है। तो कैसी लगी बात? बाकी बताइए, आप लोगों की कोई राय हो इसके बारे में, आप लोगों को कोई और अच्छा सा ज्ञान हो इसके बारे में, जो कि मुझे भी अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी आज का दिन कैसा रहा ये जरूर लिखा करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के कई सारे बच्चे ना जब बोलते हैं सर 85% हम लोगों ने अपना टारगेट अचीव कर लिया, भाई साहब आधी तो एनर्जी मेरे अंदर भर जाती है। मैंने कहा वाह, ये देखो ये होता है बंदे, ठीक है। 100% तो किसी किसी का होता है, पर लेकिन मैं ये मानता हूं, एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि 50% कम से कम जो आप लोगों ने डिसाइड किया ना, उससे तो ज्यादा आप लोगों को अचीव करना ही करना है, ठीक है। जो मॉर्निंग में डिसाइड किया था 50% से ज्यादा उसका अचीव करिए कम से कम, तभी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। इससे नीचे अगर जा रहे हैं तो देखो कहां कहां पर टाइम जो है वेस्ट हो रहे हैं। मतलब इससे नीचे फिर थोड़ी सी दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, तो इससे नीचे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये बातें हैं, बेसिकली अपना टारगेट डेली डिसाइड करना है और वीडियो खत्म होने के बाद में कोशिश करना है एक बार 1 मिनट लगेगी ज्यादा से ज्यादा, रिकॉल जरूर करना। एक बार तो मैं रिवीजन करा दूंगा, वीडियो बंद करके रिकॉल करना चीजों को, जिससे कि आप लोग उनको लंबे समय तक याद रख पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी मेरी साइड से, आई होप कि आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है और आप लोग जिंदगी में इनको इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, हाँ कि ना, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही इंप्लीमेंट करनी है। टकटकी लगाकर लेक्चर देखिएगा, काफी कुछ शानदार डिस्कस करूंगा। और देखते ही देखते ये महीना भी जो है खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है। गिने चुने दिन बच गए हैं आप लोगों के पास में इस महीने के भी। अब ये महीना कैसा रहा उसको एनालाइज करने का भी टाइम आ गया है। हर एक दिन को जैसे आप लोग शाम को एनालाइज करते हो ना कि कैसा आप लोग का दिन जा रहा है, ऐसे ही महीना भी एनालाइज करना है। महीने को भी अब की बार आप लोगों को नंबर देने हैं कि अब की बार ये महीने को कितने नंबर दोगे। तो ये पूछूंगा मैं आप लोगों से 31 तारीख में या फिर 1 तारीख में, तो देखता हूं आप लोग अब की बार के महीने को कितने नंबर देते हो, ठीक है। चलिए जो भी है, ये बेसिकली एक ओवरव्यू है लेक्चर का, क्वेश्चन की फॉर्म में। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पर एक मिनिस्ट्री है, एक मंत्रालय है हमारे देश का, जिसके द्वारा अभी यहाँ पर 10 डे का मेगा रेड फोर्ट ये बेसिकली फेस्टिवल आप लोगों के लिए इनोग्रेट किया गया एंजॉय करने के लिए, जिसमें यहाँ पर भारत भाग्य विधाता, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर में पर्टिकुलर एक इवेंट। ये कौन सी मिनिस्ट्री का काम है जिसके द्वारा ये इनोग्रेट किया गया? इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा अभी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक मिनिस्ट्री इनोग्रेट कर रही है और दूसरी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही है। इनोग्रेट मतलब भाई साहब इन्होंने श्री गणेश कर दिया, इसका ये हो गया हमारा काम स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का मतलब कि पूरा, अब यहाँ पर ये तो स्टार्ट करके निकल लिए, ठीक है, यानी चीफ गेस्ट आए और अपना फीता काटा और निकल लिए। अब पूरा जो मेंटेन किया जाएगा, जो थामा जाएगा पूरा, ये पूरा जो फेस्टिवल चलने वाला है, वो दूसरी मिनिस्ट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये किसकी है ये आप लोगों को बताना है। ये दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी है? बिल्कुल ऐसी है जैसे शादी होती है, भाई साहब निकलते हैं अपना खाना वाना खाए निकल लिए,
अब जो यहाँ पे आने वाली जिंदगी जो है वो सामने वाले देखे उनकी अच्छी जा रही है बुरी जा रही है, वो एंजॉय करे जैसा भी उनका, ठीक है। तो वही बातें हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कईयों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बारे में बात करूंगा अभी यहाँ से। पहली जज कौन थी जो महिला थी और उसको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया था 1989 में। ये कई सारे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, खासकर जो वनडे टाइप के एग्जाम होते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ओनली जो जज हैं जो कि अपना 6 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड पूरा कर पाई हैं जो कोर्ट के अंदर में। नॉर्मली देखिए होता क्या है, महिलाएं जो होती हैं, खासकर लड़कियां जो होती हैं, उनके टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा रह नहीं पाता है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन भी कम रहती है। अभी तो ये केस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। मतलब उनको एक पर्टिकुलर बेंच का मेंबर बनाया गया था और वो बेंच जो थी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिसीजन देने वाली थी, उससे पहले उनका रिटायरमेंट हो गया, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक तरीके से अगर कोई बेंच बनाई जाती है तो क्या इंपॉर्टेंस रहती है जज की वहां पर। तो बात करेंगे सारी, वो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। इसी के साथ में एक जज ऐसी हैं जिनको डायरेक्ट एडवोकेट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। ये पहली महिला थी और ये फिर यहाँ पर ये वाली महिला जो थी ये उस केस में रही यहाँ पर। ये इनके बारे में आप लोगों से बात करूंगा उसी केस में, सेम दोनों एक ही केस की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो जानेंगे इनके बारे में, आप लोगों को कई सारी बातें जानने को मिलेगी। और ये केस मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग भी लगा था, उस केस में मैं बातें भी करूंगा आप लोगों से कई सारी प्यारी प्यारी। आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या मानना है उसके बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं अमेंडमेंट के बारे में। बात की जा रही है कौन सा हमारे संविधान में संशोधन किया गया था और किस साल में किया गया था। ये संशोधन से हमारे देश में जो एक एजुकेशन का सब्जेक्ट था उसको राज्य के हाथों से छीना और यहाँ पर बेसिकली किस में चला गया, कॉन्करेंट लिस्ट में चला गया, यानी कि समवर्ती सूची में चला गया। अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, इनके केंद्र और राज्य गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करेंगे। तो इनका ये मानना था कि भाई अकेले अकेले मजे ले रहे हो यार, थोड़ा सा एजुकेशन में हमको भी फोकस देने दो, हम भी तो देखें कि पढ़ाई चढ़ाई कैसी चल रही है देश के अंदर में। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो समझेंगे इसके बारे में क्या क्या बातें हैं, कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। बहुतों बार डिस्कस किया मैंने, आप लोगों से याद ही होगा। चलिए बताइए एजुकेशन के बारे में कहां पर लिखा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा नंबर गोल है जो कि एजुकेशन के बारे में बात करता है, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे एक एक पॉइंट। निपुण भारत ये प्रोग्राम क्या है और कौन सा मंत्रालय इसको बेसिकली चला रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कई बातें मेरे मुंह से भी सुनी होगी और आप लोगों ने शायद वीडियो भी देख ली होगी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर मैंने बनाई थी। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी हमारे देश में चल रही है 2020वीं, ये रिप्लेस की गई थी 34 साल पुरानी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो वो कौन से साल में थी ये आप लोगों को बताना है। तो एजुकेशन के फील्ड में काफी सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और जीएस पेपर 2 के अंदर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एजुकेशन का आप लोगों के लिए, तो उसके बारे में समझेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीजें कुछ छूटेगी नहीं, सारी एक एक पॉइंट कवर करूंगा, बस टक लगाकर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि प्रीलिम्स में आप लोगों से बन सकते हैं, उनके बारे में बातें करता हुआ चलूंगा। तो वही है कि ध्यान लगाकर देखिएगा, ध्यानचंद बन जाना है यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। ध्यानचंद के बारे में एक बात याद आती है मुझे, जब भी ध्यानचंद जी के बारे में मैं सोचता हूँ, मतलब देखो यार प्रैक्टिस ना इतने शानदार लेवल पे करो अपनी कि सामने वाले ये बोलने लगे यार ये इंसान नहीं है जादूगर है, इसने कुछ उल्टा सीधा काम कर रखा है, ठीक है। वो वाले लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। समझो एक तरीके से बंदा प्रैक्टिस कैसे करते थे, वो रेल का जो ट्रैक होता है ना, जो रेल चलती है जिसपे रेल का जो पाथ होता है उसके ऊपर वो बेसिकली बॉल से प्रैक्टिस किया करते थे। जो इंसान उस ट्रैक पे जहां इंसान जो खड़ा ना हो पाए मुश्किल से, वहां बॉल घुमा रहा है, वो ग्राउंड क्या होगा उसके लिए, ग्राउंड में तो वैसा गिल्लियां उड़ा देगा सब उनकी, ठीक है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रैक्टिस का लेवल क्या होना चाहिए। अगर उस लेवल की प्रैक्टिस कर डाली ना जिंदगी में, तो नहीं कहते कि ये कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, तो वाली बात देखने को मिलेगी। तो फिर वही बात हो जाएगी कि मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, वो वाला मुद्दा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस ही इंसान को एक सही दिशा और सही दशा देती है, ठीक है। वरना सारी चीजें जो है वो फिर ऐसी की ऐसी पड़ी रह जाती है, ओके। तो काफी बेहतरीन आर्टिकल होगा यहाँ पर। ये बेसिकली पीआईबी सोर्स है जो कि हमारी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, गवर्नमेंट का सोर्स है यहाँ पर, और ऑथेंटिक सोर्स है, बिना नमक मिर्च मसाले के न्यूज को प्रस्तुत करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी, और जीएस पेपर 1 जो कि आर्ट एंड कल्चर वाला है उसके तहत ये आर्टिकल आप लोगों से बेसिकली पूछा जा सकता है। खासकर क्या क्या पॉइंट है सारे डिस्कस करूंगा एक एक करके। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो किसके अंदर में है, स्मृति ईरानी जी के अंडर में है। अच्छा क्या आप लोगों को पता है स्मृति ईरानी जी एक काफी मतलब एक फेमस उसमें सीरियल में आया करती थी, उस सीरियल का नाम आप लोगों को पता है? एक बच्चा पूछ रहा था सर मैंने इनको पहले किसी सीरियल में देखा है चलिए बताइए सीरियल का नाम क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारी कंट्री में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, खासकर जो किसी न किसी एरिया में अलग एरिया में काम करते थे, आज के डेट में यहाँ पर है, ठीक है।
तो स्मृति ईरानी जी भी उनमें से एक है यहाँ पर। तो इनके द्वारा अभी यहाँ पर 10 डे का मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल यहाँ पर, जिसका नाम है यहाँ पर भारत भाग्य विधाता, तो ये इनोग्रेट किया गया दिल्ली के अंदर में, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में अभी चीजें देखने को मिल रही है। आइए आप लोग को रेड फोर्ट लेकर चलता हूं। अगर यहाँ पर ये मैप दिखा पाया रेड फोर्ट, तो ये देखिए, ठीक है, ये है दिल्ली का लाल किला। किस किसने देखा पहले तो ये बताइए, कौन कौन आप लोगों में से लाल किले गया है घूमने के लिए। तो ये पर्टिकुलर एरिया है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर पूरा ये जो एरिया है यहाँ पर बेसिकली ये लाल किले के आसपास वाली दीवार आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ तक, तो पूरा एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। शानदार एक एरिया है, बेसिकली काफी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जब भी कोई फेस्टिवल होता है, खासकर अगर बात करें जो 15 अगस्त के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वो आप लोगों को यहीं पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है वो इसको मेंटेन करता है, ठीक है। इसके आसपास में थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो आप लोग इधर जैसे यहाँ पर मोती मस्जिद होगी, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग एरिया है इसके आसपास में। कौन कौन गया है देखने के लिए बताइए जरा। बात करते हैं आगे कई सारी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। ये जो 10 डे फेस्टिवल है यहाँ पर, ये बेसिकली कब से चल रहा है यहाँ पर 25 मार्च से लेके यहाँ पर ये 3 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। अब आप लोग कई सारे ज्ञानी आत्मा होंगे, वो बोलेंगे सर 25 मार्च से 3 अप्रैल तक, मतलब ये तो 9 ही दिन है। 9 नहीं है भाई साहब, 31 का महीना है, ठीक है, काउंट कर लेना 10 हो जाएंगे पूरे, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली मिनिस्ट्री जो है हमारी कंट्री में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्मृति ईरानी जी, वो इनोग्रेट की और वो निकल ली, ठीक है। इसके बाद में जो पूरा ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है वो कराया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। अब एक मिनिस्ट्री के तो मिनिस्टर मैंने बता दिया, अब दूसरी का आप लोगों से पूछूंगा, तभी तो बराबरी होगी, वरना बेसिकली उन्हें कहता कि एक बराबरी होनी चाहिए वरना सारी चीजें मैं ही बताता रहूंगा, ठीक है, इतना तो हक बनता है ना। बताओ चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली ये तो मिनिस्ट्री है, इसके साथ में एक ग्रुप और है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ ले आते हैं। ये है बेसिकली यहाँ पर दालमिया भारत ग्रुप है जो मिलकर ऑर्गेनाइज करा रहा है इस पूरे इवेंट को, ठीक है। तो रेड फोर्ट जो है यहाँ पर ये बेसिकली इसमें जो इवेंट चल रहा है एक ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अकेले कर रहे हैं। तो रेड फोर्ट को यहाँ पर एक तरीके से म्यूनमेंट मित्रा के तौर पर यहाँ पर अडेप्ट किया गया, जो कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हेरिटेज और जो कल्चर है उसको यहाँ पर ढंग से सहज के रखने के लिए और मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर बात की जाए रेड फोर्ट के बारे में, तो ये आप लोगों को पता होगा, बेसिक हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया आप लोगों का, जो कि स्टैटिक पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। न्यूज जो थी वो इतनी थी, अब हिस्ट्री का पोर्शन जानते हैं। शाहजहां साहब जो थे उनके द्वारा यहाँ पर, जो कि मुगल एम्परर थे, एक मुगल सम्राट थे, उनके द्वारा रेड फोर्ट बनाया गया। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1618 में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो फाउंडेशन स्टोन यानी कि स्टार्ट किया गया और यहाँ पर इनोग्रेशन किया गया ये 1647 में, यानी कि अच्छा खासा टाइम लेकर शानदार तरीके से इसको बनाया गया। हमारे देश में जो भी यहाँ पर ऐसे मोन्यूमेंट होते हैं ना, कल्चर के पॉइंट कई बार आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंस आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। अगर कोई भी मोन्यूमेंट बनाया गया है तो उसमें आप लोगों को मुगल के टाइम की भी यानी कि इस्लामिक भी और इंडिया की भी कल्चर आप लोगों को उसमें नजर आएगी। क्योंकि जब यहाँ पर मुगल साम्राज्य स्टेब्लिश किया गया या दिल्ली सल्तनत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, तो वो यहाँ पर ऐसे नहीं कि आए और लूट कर ले गए। उन्होंने आकर यहाँ पर एरिया को अपनी फैमिली के तरीके से रखा, एक तरीके से यहीं पर ही रहकर वो यहीं के ही बन गए, तो उनको अंग्रेजों के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता। उन्होंने यहाँ पर रहकर ही अपनी जिंदगी जी है, अंग्रेजों की तरह नहीं थी यहाँ पर रॉ मटेरियल ले जाके वो अपने एरिया में बेच रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने यहीं को ही अपनी फैमिली बना लिया था। तो यहाँ पर इसलिए हमारी कल्चर जो है काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, इनके साथ में कनेक्ट है यहाँ पर। तो रेड फोर्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर तिमरुद्दीन, इसी के साथ में पर्शियन आर्किटेक्चर का स्टाइल, और यहाँ पर उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा बेसिकली यहाँ पर इनको ये एक इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। इंडो इस्लामिक और मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो रेड फोर्ट के कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को नजर आ जाएगा। यानी कि आप लोगों को जो यहाँ पर चीज देखने को मिलेगी तो बिल्कुल एक मिक्सचर देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिजाइन बनाए जाते हैं यहाँ पर, तो ये डिजाइन जो है इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि हर तरीके कल्चर को यहाँ पर प्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी बना दिया गया है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो है यमुना जो रिवर है यहाँ पर उसके किनारे पर आप लोगों को सिचुएटेड देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें 2 गेट हैं, दोनों गेट को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। एक को बोलते हैं लाहौर गेट और दूसरे को बोलते हैं दिल्ली गेट, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसमें थोड़ा सा गौर ज्यादा फरमाइएगा आप लोग, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं आप लोग के, अगर क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उठाकर देखे होंगे तो। बात की जा रही है दीवाने आम के बारे में। दीवाने आम आदमी पार्टी आप लोगों ने सुना होगा। तो आम का मतलब होता है जनता, पब्लिक से बातें की जाती थी यहाँ पर। तो दीवाने आम आप लोगों को देखने को मिलेगा रेड फोर्ट के अंदर। तो जो मुगल एम्परर है यहाँ पर वो बेसिकली कोर्ट लगाया करते थे और कई सारे फॉरेन जो डिग्नेटरी थे उनसे भी यहाँ पर बातें किया करते थे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर इटालियन पेट्रा दूरा वर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें, जो कि यहाँ पर जैसे मैंने ये बताया बेसिकली यहाँ पर, तो ये इस तरह का स्टाइल का वर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी कुछ और बातें, एक दीवाने आम हो गया, दूसरा दीवाने खास हो गया।
दीवाने खास जो था वो प्राइवेट ऑडियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोगों को बेसिकली इसके अंदर में व्हाइट मार्बल वगैरह काफी अच्छे शानदार तरीके से इसको देखने को मिलेगा। और दीवाने खास जो था उसमें आप लोगों को बेसिकली फेमस पीकॉक थ्रोन भी यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि नादिर शाह के द्वारा बेसिकली यहाँ पर 1939 में आप लोगों ने सुना होगा कि नादिर शाह के बारे में इस चीज पढ़ी होगी कि तोड़ दिया गया था, यहाँ से लूट लिया गया था, ठीक है। तो पूरा यहाँ पर बेसिकली बर्बाद कर दिया गया था यहाँ पर इसके द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली इसको नॉर्मली कई सारे यहाँ पर गार्डन वगैरह वाटर कैनाल वगैरह देखने को मिलती है शानदार तरीके से। तो यहाँ पर इसको बेसिकली स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आखिर रेड फोर्ट के अंदर हम लोग इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए। अगर कोई पूछ ले कि रेड फोर्ट के अंदर हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो क्या सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जो गणतंत्र दिवस है यानी कि 26 जनवरी है, वो हम लोग कहां पर सेलिब्रेट करते हैं, वो इंडिया गेट पर सेलिब्रेट करते हैं। पर लेकिन 15 अगस्त के दिन हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो रेड फोर्ट के ऊपर झंडा फहराते हैं और पूरे देश को बेसिकली वहां से नमन करते हैं और अपने कार्यों के बारे में बताते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या लेकर चल रही है, ठीक है। तो रेड फोर्ट सिंबल जो है यहाँ पर ये एक तरीके से सिंबल आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तरीके से यहाँ पर रेड फोर्ट जो था वो रिक्लेम करता है कि रेड फोर्ट की ब्रिटिश पावर यहाँ पर थी, एक टाइम पर हुआ करती थी। हमारी कंट्री के जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब उनके द्वारा क्या किया गया था यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो इंडियन फ्लैग जो है वो रेड फोर्ट पर फैलाया गया, यानी कि ब्रिटिश पावर का सिंबल माना जाता था यहाँ पर कि वो अपना एक तरीके से झंडा लगा कर रखते थे। तो हम लोगों ने भी अपना पहला झंडा जो था वो यहीं पर ही फहराया, ठीक है। तो ये इसके चलते यहाँ पर फिर क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 में हमारा जो इंडियन फ्लैग जो है वहां पर होस्ट किया गया। तो फिर यहाँ से क्या हो गया, वहीं से हम लोगों ने चीजें जो है बेसिकली सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दी। अब भाई साहब इंडिया गेट के ऊपर चढ़कर तो कोई झंडा फहरा नहीं सकता, अब रेड फोर्ट पर झंडा फहराना वो एक इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि लाल किले पर झंडा फहराना ताकि सबको दिखे कि हाँ भाई साहब हमारा झंडा यहाँ पर लग गया और अब है देश आजाद हमारा, तो सबको दिखाने वाली बात हो गई। अब यहाँ पर ये बेसिकली ऐसा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पहले ब्रिटिश जो झंडे फहर रहे थे, अब हमारा झंडा लग गया, तो ये बात हो गई दिखाने वाली कि हाँ भाई साहब जो एक सिंबल हुआ करता था ब्रिटिश पावर का, अब उसके ऊपर हमारा झंडा लग चुका है। तो यही फिर आगे इवेंट जो है यहीं पर ही सेलिब्रेट होने लगा। तो हमारा जो फ्लैग है अब यहाँ पर इसके ऊपर फहराया जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में थोड़ा सा आप लोग कम से कम याद रखिएगा। और जो हिस्ट्री का बेसिक पोर्शन मैंने आप लोगों को बताया किसके द्वारा बनाया गया और कुछ ये बेसिक चीजें हैं, इनको आप लोग जरूर याद रखना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कई बार बन जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो बताइएगा, जरूर बताइएगा। अगर होगा तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर नहीं है तो थम्स अप देकर अपना फीडबैक आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को आइए अब जज बनाता हूं, खासकर जो लड़कियां होती हैं उनको जज बनाया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लड़कियों का बेसिकली जज की फील्ड में यहाँ पर एक तरीके से नहीं, जो कोर्ट के फील्ड में जो जज है बेसिकली उनके बारे में बात की जा रही है। अच्छा, आप में से कितनी ऐसी फैमिली मेंबर है जो आगे चलकर जज बनना चाहती है कोई, कि हाँ मुझे जज बनना है? जैसे कि कई सारे हैं कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव बनना है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनको जज भी बनना है आगे आने वाले टाइम में, किसी का टारगेट है ऐसा, बताइए जरा, है क्या? ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी और जीएस पेपर 1 और 2 के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर आप लोग देखते हैं वुमेन या फिर पॉलिटी के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है, हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है एनवी रमन साहब, उनके द्वारा अभी यहाँ पर ये बोला गया कि लेडीज जो जज है हमारे देश में वो काफी कम है, ठीक है। बेसिकली एक सिंबॉलिक देखने को मिलता है कि हाँ बस जज हैं, औरतें जज हैं, पर लेकिन रियलिटी में उनका टेन्योर जो रहता है वो काफी कम रहता है। कोई गिनी चुनी होती है जो अच्छा खासा टेन्योर जीकर जाती है, वे 6 साल एक जज है ओनली जो पूरा करके गई है। तो ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम लोग कितना रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो 48 से लेकर 49% हमारे देश में जो लड़कियां आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, 48% के करीब लगभग। बाकी के यहाँ पर अगर बात करें कहीं पर भी 48% रिप्रेजेंटेशन लड़कियों की आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आखिर क्यों है, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, तो इसके बारे में बात की जाती है। तो इसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए और इसी के ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। तो बात क्या की जा रही है यहाँ पर, बात सीधी सीधी यहाँ पर ये की जा रही है कि आज के डेट में जो वुमेन जज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में काफी कम है। और एक अकेली जो जज थी यहाँ पर जिनका नाम था रूमा पाल ओनली एक ऐसी जज थी जिनके द्वारा 6 साल अपने पूरे किए गए, और ये 6 साल जो थे इनके 2000 से लेके 2006 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन देखने को मिला। इसके अलावा 6 साल किसी के द्वारा भी पूरे नहीं किए गए। 11 जो वुमेन जज हैं जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा टेन्योर, लेस देन 5 यहाँ पर सबके मैक्सिमम आप लोगों को नजर आए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि शॉर्ट टेन्योर जो यहाँ पर देखने को मिलता है, कई बार अच्छे खासे डिसीजन लेने में भी उनको बेसिकली कई कोर्ट में कई सारे केसेस पड़े रह जाते हैं, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसके चलते इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि महिलाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से उनको चांस नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कई बार कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर लेने का, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया।
जस्टिस भानुमति जो है वो सर्व की यहाँ पर लिटिल लेस देन 6 ईयर। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये था जिसके बारे में मैंने बोला था अच्छे से आप लोग बताऊंगा। सबरीमाला टेंपल का केस यहाँ पर अभी आने वाला था, जब उस टाइम पर मैंने आप लोगों को ये केस ही पढ़ाया था, तो ये उस बेंच की पार्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ठीक है, पर लेकिन इनका रिटायरमेंट जो है वो थोड़ा पहले ही हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर मुद्दा कि ऐसा कैसे, तो ये काफी एक मुद्दा इंपॉर्टेंट मुद्दा बना था, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोग याद रखिएगा। तो इसी के साथ में यहाँ पर बात करें, पेंडेमिक के टाइम पर रिटायरमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोगों के सामने नजर आई। तो पेंडेमिक और इनका रिटायरमेंट जो है वो जॉब जो थी इनको दी गई थी बेसिकली 9 जज की बेंच में, वो कंप्लीट यहाँ पर नहीं हो पाई। तो शॉर्ट टेन्योर जो है यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर, तो कई बार यहाँ पर कई सारे जो काम रहते हैं वो ऐसे रह जाते हैं। तो प्रॉब्लम निकल कर के आती है यहाँ पर, प्रॉब्लम निकल कर आती है। एक तो सबसे ज्यादा तो अंडर रिप्रेजेंटेशन है, फिर जो भी है वहां पर एक तरीके से पूरा टाइम ड्यूरेशन नहीं मिल पाता है कि एक तरीके से जितनी एज है उस एज के हिसाब से थोड़ा सा लेट पहुंचे, तो उससे पहले रिटायरमेंट आ गया, तो वो वाला मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इनके ऊपर यहाँ पर बेसिकली काम करना चाहिए, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। कई सारे केसेस महिलाओं से रिलेटेड होते हैं, खासकर अगर मूवमेंट जज हो तो उनको अगर वो केस दिए जाए उनकी बेंच को तो कैसा रहेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको आप लोग जरूर याद रखेगा। हमारे संविधान के अंदर अगर बात करें, एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, आर्टिकल 145। आर्टिकल 145 जो है हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब जो संवैधानिक मैटर को सुनती है वो बेंच। इसमें मिनिमम 5 मेंबर होते हैं, फिर आगे इसमें 7 भी हो सकते हैं, इसमें 9 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वहां पर बेसिकली केस टू केस, ठीक है। तो इसमें कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर वुमेन से रिलेटेड केस है, अगर वुमेन जज को दे दिया जाए तो कैसा रहेगा, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि वो उसकी ग्रेविटी समझ सकती हैं अच्छे लेवल पर, ऐसा बोला सकते हैं। हमारी कंट्री में आज के डेट में अगर कंप्लीट जुडिशरी में अगर केस के बारे में बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ केस हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर इनको सोल्व करने पे लग जाएं और आगे कोई भी केस ना आए तो 100 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे खत्म करने पर। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बर्डन है जुडिशरी के ऊपर में। इसीलिए कहते हैं भाई साहब, एक तो इंसान कभी डॉक्टर के हाथ में चढ़े और दूसरा जज के हाथ में चढ़े, वरना पूरी जिंदगी चक्कर काटने में बीत जाएंगे। और कई बार आप लोगों ने सुना होगा, द जस्टिस इज डिले लाइक द जस्टिस इज डिनाइड, यानी कि जब इंसान एक तरीके से उसके ऊपर केस चल गया और इंसान जो है वो नेचुरल डेथ हो चुकी है उसकी, और वो उसने कोई रेप कर रखा था, ठीक है, उसको उसका वहां पर एक तरीके से सामने वाले को न्याय नहीं मिला, सामने वाला भी निकल गया, तो ऐसे जस्टिस सिस्टम का कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि क्या मतलब है ऐसे जस्टिस सिस्टम का, जहां पर केस जो है इतने पेंडिंग पड़े रहते हैं कि 20-20, 30-30 साल बाद यहाँ पर केस का डिसीजन आ रहा है। तो ये काफी गलत है अगर ऐसा बोला जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पर फोकस करना चाहिए और वुमेन का रोल भी यहाँ पर थोड़ा बढ़ाना चाहिए। इतनी बुरी कंडीशन है, अगर आप लोगों को बोला जाए कई जगह तो लोअर, अगर आप लोग कोर्ट के अंदर जाएंगे, कोर्ट रूम जो है काफी छोटे छोटे कई जगह देखने को मिलेंगे, खासकर इसी के साथ में रेस्ट रूम नहीं रहते हैं उनके अंदर, इवन चाइल्ड केयर फैसिलिटी भी नहीं है। अब जज बन गई, चलिए सही है कि लड़की, पर लेकिन वो एक माँ भी तो हो सकती है ना, तो वहां पर प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए उसके लिए। तो वो सारी चीजें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, जिसके चलते कई सारी जो लड़कियां हैं वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं यहाँ पर। तो है कि नहीं बुरी बात, तो इनके ऊपर काफी कम फोकस दिया जाता है, जो कि सोचने के लिए मजबूर करता है कि रियलिटी में हम लोग काम क्या कर रहे हैं और करना क्या चाहिए। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर अपॉइंटमेंट के बारे में, अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला कई सारी जो जज हैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट किए गए। सबसे पहली जो जज थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, इनका नाम याद रखेगा, ये है फातिमा, ठीक है। तो फातिमा जो बेबी, इनको अपॉइंट किया गया था, फर्स्ट जज थी वुमेन जो यहाँ पर 1989 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के अंदर पूछा जाता है, या फिर स्टेटमेंट में भी बन सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकता है, ये आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो है वो फर्स्ट वुमेन एडवोकेट थी जिनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज अपॉइंट किया गया, ठीक है। और अभी आप लोगों को पता है यहाँ पर अभी रिसेंटली 3 नई वुमेन जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट की गई हैं, ठीक है। तो इनके नाम भी आप लोगों से अगर पूछ ले जाए तो आप लोग याद रखते हैं, एक है कोली जी, दूसरी यहाँ पर त्रिवेदी, और तीसरी यहाँ पर इनका नाम है यहाँ पर नागरत्ना, ठीक है। तो ये 3 नई जज जो हैं अभी यहाँ पर अपॉइंट किए गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, ठीक है। तो इनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं कि अपॉइंटमेंट के बारे में, तो याद रखेगा जो संविधान के बारे में अगर मैं आप लोग से बात करूं, हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 217 जो है वो हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी जो एज है वो 65 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 124 के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट में, लगभग यहाँ पर 5 ईयर लगभग यहाँ पर वो अपनी लाइफ को बेसिकली कोर्ट के अंदर एंजॉय करके आए। एडवोकेट अगर है तो एटलीस्ट 10 ईयर यहाँ पर होना चाहिए। तो जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया
तो एडवोकेट से डायरेक्ट भी जज बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, ये ऑलरेडी संविधान के अंदर मैटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट दे दे कि ऐसा कुछ हो सकता है तो जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, कंफ्यूजन आने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में आर्टिकल 124 के हिसाब से लगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है जिसको जज अपॉइंट किया जा सकता है, तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट का जज उसको अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि डायरेक्टली यहाँ पर अपॉइंटमेंट करना अब फिलहाल जो है वो नहीं है, इसमें कोलिजन सिस्टम जो है वो अपना रोल प्ले करता है। वो अलग चीज है कि आजकल में हमारी कंट्री में कोलिजन सिस्टम है जिसमें 5 जज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी के 4 दूसरे जज हैं, ये मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन है और स्टैटिक इंफॉर्मेशन है और ऐसी इंफॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो मेरा बेसिक पर्पज ये रहता है कि स्टैटिक और करंट का कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताया जाए ताकि प्रॉपर वे में आप लोग का जो लेक्चर है वो इस तरीके से चले कि आप लोगों को कंफ्यूजन देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो ये आप लोग समझिए यहाँ पर। तो कोशिश ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 50% जो है वो वुमेन जज यहाँ पर होनी चाहिए, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर गर्ल्स जो है उनको सपोर्ट करना चाहिए, अगर कोई लॉ लेना चाहती है तो उसको बेसिकली सपोर्ट करना चाहिए। आगे चलकर अगर वो जज बनना चाहती है, एक हाईएस्ट एक ऑर्डर में पहुंचना चाहती है जुडिशरी के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में, तो आप लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की इतनी पावर होती है कि गवर्नमेंट को भी बात बात पर फटकार लगा देता है, ठीक है, कि हाँ ये नहीं कर रहे हो इसे कर लो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से अलग ही लेवल की पावर होती है और ये सारी पावर कहां से निकल कर आती है, ये हमारा प्यारा संविधान, जहां से हम लोग ये पावर निकाल के लेकर आते हैं। प्यारा या फिर महान संविधान आप लोग बोल सकते हो, जो कि महान लोगों के द्वारा बनाया गया और इतना लंबा समय होने के बाद भी आज की डेट में भी हम सबको प्रोटेक्ट किए हुए ये संविधान। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आई होप कि ये पूरा मैटर मैं आप लोगों को क्लियर करा पाया हूं, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो काफी प्यारा आर्टिकल था ये, पर्सनली मुझे काफी प्यारा लगा और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है ये बेसिकली खासकर इसको आप लोग जरूर देखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मतलब कम से कम यार ये क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए आप लोगों के, जो फैक्चुअल होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि सभी कर लेते हैं, कम से कम वो तो नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। वो आप लोग कम से कम एक आप लोग की पकड़ होनी चाहिए। बीइंग ए सेल्फ फैमिली मेंबर इतना तो कम से कम जो ये वाले हैं वो तो नहीं छूटने चाहिए और बाकी के जो कॉन्सेप्ट वाले हैं वो मैं आप लोग को बताती हूँ, तो उसकी आप लोग को प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। अभी एक काफी बड़ा एक इवेंट देश में सेलिब्रेट किया गया कि 400 बिलियन का एक्सपोर्ट हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। तो ये काफी बड़ी बात थी यहाँ पर, ये काफी सारे न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफी डिटेल में कवर किया इसको। तो इस आर्टिकल को हम लोग देखने वाले हैं। ये आर्टिकल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी और इसी के साथ में जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। 400 बिलियन का जो एक्सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये फाइनेंशियल ईयर 2022, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे यहाँ पर कंप्लीट जो यहाँ पर ये हम लोगों ने जो यहाँ पर ये अचीवमेंट हम लोगों ने यहाँ पर दिखाई है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा ये जो अचीवमेंट यहाँ पर निकल कर आ रही है 400 बिलियन की। तो अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि एक इंसान से आगे यहाँ पर, ठीक है। तो कई सारे लोग हैं, कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है एक तरीके से, किन किन के द्वारा यहाँ पर फार्मर हो गए, एक तरीके से वेवर्स हो गए, यहाँ पर एक तरीके से एमएसएमई हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। तो यानी कि ऐसा है जैसे परिवार में सब मिलकर परिवार को साथ लेकर बढ़ते हैं, ऐसे ही एक्सपोर्ट ऐसा नहीं किसी एक इंसान ने कर दिया और हम लोगों ने बोल दिया वाह क्या एक्सपोर्ट हुआ है, मजे ही आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सब मिलकर काम करें, सबका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन से रिजल्ट आ रहा है, तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो सबके कंट्रीब्यूशन से यानी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और तभी तो बनेगा सबका एक तरीके से मजा, ठीक है। तो वही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये याद रखिएगा। अगर बात करें एक्सपोर्ट के बारे में तो 400 बिलियन जो हिट किया है यहाँ पर ये, तो इसमें कई सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर बात करूं तो पेट्रोलियम है, ठीक है, इसी के साथ में इंजीनियरिंग है, केमिकल है, कॉटन है, हैंडलूम है और टेक्सटाइल है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा यहाँ पर रहा वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। रीजन क्या था? रीजन यहाँ पर यह था जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम लोग क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीद कर लेकर आते हैं तो ये कच्चा तेल जो रहता है एक बैरल की अगर आप लोगों से बात की जाए तो एक बैरल में 159 लीटर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग कई बार बताया। गैलन कितने होते हैं चलिए ये आप लोग को बताना है, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हम लोग क्रूड तेल लेते आते हैं इसमें से, फिर हम लोग इसमें से पेट्रोल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, अलग अलग ये प्रोडक्ट निकालते हैं और इन्हीं को हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं। जब हम लोग यहाँ पर काफी महंगा क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आएंगे तो फिर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी हम लोग करेंगे तो ये भी महंगे मार्केट में बेचे जाएंगे और फिर उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग इस तरीके से एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट यहाँ से कर पाते हैं क्योंकि हम लोग अपने देश में लगभग 85% क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं और इसी में लगभग आप लोगों को 55% जो है वो गैस देखने को मिलेगी जो हम लोग अपने देश में बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो ये जो अचीवमेंट है यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि काफी आसान हो गया, कई सारे चैलेंज थे यहाँ पर, एक ऐसा नहीं कि हवा में हमारे हाथ लग गया, तो काफी अच्छे से यहाँ पर इसके ऊपर काम किया गया तब जाकर हम लोग इसको अचीव कर पाए। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
अभी यहाँ पर अगर बात करें, कई सारे जो एडवर्स इंपैक्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले, कई सारी अच्छी चीजें भी थी यहाँ पर। तो कौन कौन सी अच्छी चीजें थी और कौन कौन सी बुरी चीजें थी उनको हम लोग समझेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड जो है यहाँ पर अभी बेसिकली जो देखने को मिला, खासकर एक तो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो काफी ज्यादा लोगों की कम होती नजर आई। क्यों? क्योंकि चाइना ने सबको गिफ्ट में क्या दिया? कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस जब चाइना सबको गिफ्ट दे रहा था तो बहुत सारे लोग जो थे वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे चाइना से कि चाइना जो है यार हरकत ऐसी कर रहे हैं। यहाँ पर चाइना ने बताया नहीं, कोविड-19 बेसिकली सबको फैल गया और चाइना ने जिक्र भी नहीं किया। जब सबको फैल गया और जब लगा कि अब ये जो न्यूज है वो दबने वाली नहीं है, तब चाइना ने बोला हाँ यार ये मेरा बच्चा है, ठीक है। तो वहां से आप लोग बोल सकते हैं बदतमीजी यहाँ पर देखने को मिली। तो अखंड गुनहगार जो है कोविड-19 को लेकर वो है चाइना। अगर बात करूं स्पेशली यहाँ पर कोविड-19 आउटब्रेक के बारे में, तो इसके चलते यहाँ पर लोगों का ट्रस्ट जो है वो काफी ज्यादा टूटा और दुनिया भर से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी किया करते थे, मानी के अपना प्रोडक्ट बनाने का काम किया करते थे। आप लोग बोलोगे चाइना में ऐसा क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते थे। चाइना में प्रोडक्ट इसलिए बनाते थे क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट जो थी वो काफी सस्ती हुआ करती थी और गवर्नमेंट जो थी सपोर्ट काफी अच्छे से प्रोवाइड कराती थी। आप लोग बोलोगे हमारे देश में क्या दिक्कत है? ये काम तो हमारे देश में भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेबर कॉस्ट बड़ी सस्ती है पर हमारी कंट्री में लेबर जो है वो स्किल्ड नहीं है, तो एक तो ये कमी है। दूसरा, हमारी कंट्री में जब यहाँ पर काम करने की बात आती है तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर सपोर्ट तो प्रोवाइड कराती है पर लेकिन सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। जैसे कि जमीन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो जो जमीन होती है, जो लैंड होती है, वो हमारी कंट्री में एक प्राइवेट सब्जेक्ट है। अगर कहीं कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो लोगों से जमीन खरीदनी पड़ती है, जबकि चाइना क्या करता है, उसके हाथ में सारी जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन है, तो धड़ल्ले से किसी को कुछ भी दे देता है कि भाई साहब लो ये लो इतने एकड़ जमीन और लगाओ अपना प्लांट। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं कई सारे जो फैक्ट्रीज को लेकर, तो हमारी कंट्री में वो दिक्कत निकल कर आती है, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी यहाँ पर अभी कई तरीके से यहाँ पर अगर बात करें, एक तरीके से यहाँ पर जो नहीं एक इंडिया के लिए यहाँ पर एक ट्रेड के बैलेंस है, ऑस्ट्रेलिया भी चल रहा है चाइना से और यहाँ पर इंडिया तो बेसिकली पहले से ही चल रहा है। तो अभी फिलहाल क्या हो गया, कहीं ना कहीं एक माहौल बना जो क्वाड ग्रुप का आप लोग देखने को मिलेंगे। तो उनके द्वारा डिसाइड किया था ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के द्वारा मिलकर कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको भी हम लोग कम करने वाले हैं। और वैसे भी ट्रेड जो वॉर चल रही थी उसके चलते इशू देखने को मिले। इंडिया से जो शिपमेंट है वो लगभग 47% इंक्रीज हो गई यूएस से, जो कि पहले किसी और एरिया के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चाइना की जो क्रेडिबिलिटी है उस पे जब क्वेश्चन मार्क लगा, यानी कि नहीं कहते ट्रस्ट तोड़ देना, किसने दिल तोड़ दिया, तो वो दिल टूटा हुआ फिर यहाँ पर इंडिया के पास में आया और इंडिया ने उसका दिल जोड़ दिया, क्योंकि दिल जोड़ने में हम लोग काफी माहिर है, ठीक है। तो हम लोग किसी के लिए भी कंधा बन जाते हैं। तनुवेट्स मन्नू, तो उन्होंने शर्मा जी ने छोड़ा तो हम, उन्होंने शर्मा जी ने छोड़ा तो आपने लपक लिया, आपने छोड़ा तो हमने लपक लिया, ठीक है। तो वो वाली बात है कि यहाँ पर चाइना ने छोड़ा तो हमने लपक लिया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ है यहाँ पर इंडिया के अंदर में वो इसलिए यहाँ पर बढ़ रहा है, कोई एक रीजन नहीं है, पर लेकिन और अच्छे लेवल पर हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कई सारे देशों के साथ में हम लोग साइन कर लें। अभी कई सारे देशों के साथ में ये पाइपलाइन में चल रहा है। आने वाले टाइम में आप लोगों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कई देश के साथ में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, अगर संभवतः जो सिचुएशन जो है वो अच्छी बनी रही, दोनों तरीके से चीजें आगे बढ़ती रही सही डायरेक्शन में। तो ये तो होगी अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें। अब यहाँ पर टेंशन की बातें करते हैं। आज अगर कोई काम आप लोग करने जाओगे तो दुनिया भर के चैलेंज आप लोगों के सामने नजर आएंगे। कई सारे लोग जो है आप लोगों का रास्ता रोकते हुए नजर आएंगे, तो आप लोग को थोड़ा सा अपने आप को सख्त लोंडा बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर इंडिया भी यहाँ पर कई सारे चैलेंज है इंडिया के सामने, जैसे वियतनाम और बांग्लादेश। वियतनाम और बांग्लादेश जो है वो काफी अखंड टाइट वाले हमारे जो है कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, खासकर कपड़ा उद्योग के अंदर में। तो यहाँ पर अभी ये भी काफी बड़ा सेक्टर है, क्योंकि ये जो है काफी शानदार तरीके से इनकी यहाँ पर लेबर भी है और ये चीजों को एंजॉय भी करते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया भी था, अगर आप लोगों को याद होगा, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस टाइम पर एक दिक्कत हुई थी कि हमारे देश में जो है वो सारी फैक्ट्री आ गई थी और सारा जो रॉ मटेरियल था वो बांग्लादेश में चला गया था। तो बांग्लादेश ने नई नई फैक्ट्री बनाई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके यूज शानदार तरीके से। पर हमारे यहाँ पर अब रॉ मटेरियल जो है वो जैसे तैसे हम लोगों ने जुगाड़ किया और काम कर लिया, यानी कि एक तरीके से प्रोडक्ट किसी और के पास में और बेसिकली मशीन किसी और के पास में, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है दोनों जब अच्छे रहेंगे तभी देश की व्यवस्था जो है वो आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट के बारे में। ये टेक्निकल टर्म है, कई सारे लोगों को समझ में नहीं आती है कि ट्रेड डेफिसिट मतलब, ट्रेड मतलब व्यापार, डेफिसिट मतलब कमी, यानी कि व्यापार में कमी। और वो कब होगी, जब हम लोग अपना सामान जो है वो बेच नहीं पाएंगे। आप लोग कोई दुकान खोलो तो उसमें बोले कि यार ऐसा कैसा व्यापार है कि ठंडा यार मंदा व्यापार रहा, क्यों? क्योंकि यार आज की डेट में कोई ग्राहक ही नहीं आया और जो आया वो उधारी लेके चला गया, तो वो दिक्कतें हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से अगर समझोगे चीजों को, तो काफी ज्यादा पेंडेमिक ने चीजों को हिट किया, रेगुलर तरीके से चीजें नहीं चल पाई, एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, वेव पे वेव आई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि समुद्र में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वाली चीजें चल रही है। अभी बोला जा रहा है जून के महीने में अब 4th वेव आने वाली है, ठीक है।
तो सेकंड वेव ने सबका कहानी खराब कर दी। अब फोर्थ वेव के बारे में बात की जा रही है और आ भी सकती है। जितने ज्यादा हम लोग लापरवाह हो जाते हैं चीजों को लेकर, अगर हम लोग इतने ही लापरवाह बने रहे तो फोर्थ वेव आने में भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो इसलिए कोशिश करो कि अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में रखो। गवर्नमेंट आप लोग को आकर सैनिटाइजर और मास्क नहीं देने वाली है, ये आप लोग को अपने आप ही करना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट अगर गेन के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा इंपोर्ट भी देखने को मिला। अभी अगर बात की जाए ट्रेड डेफिसिट इसलिए निकल के आता है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने इंपोर्ट तो ज्यादा कर दिया, ठीक है, और एक्सपोर्ट जो है वो काफी कम किया, इसका मतलब हो गया ट्रेड डेफिसिट। और अगर बात करें ट्रेड सरप्लस के बारे में, तो ट्रेड सरप्लस आप लोग को तब देखने को मिलेगा जब अगर हम लोग बात करते हैं एक तरीके से, मतलब ट्रेड सरप्लस जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए और इंपोर्ट कम हो जाए। तो ये दोनों टर्म जो है ये माइंड में क्लियर होनी चाहिए, लिखते टाइम पता होना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेड डेफिसिट लिखना था, सरप्लस लिखना था, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर समझा देना इसको अच्छे से, समझा दिया अच्छे से, तो अब इसको ध्यान में रखना, अब भूलना मत, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। अब एक और यहाँ पर काफी ज्यादा रीजन आप लोगों को देखने को मिला, वो है रसिया और यूक्रेन का भाईचारा जो अभी चल रहा है, उससे काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी होती हैं। तो कहीं तो पॉजिटिव चीजें आ रही है, कहीं नेगेटिव। हमारी कंट्री के बहुत सारे स्टूडेंट थे वहां पर, एक अपनी एजुकेशन छोड़कर आए, तो ये नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है। इंडिया के बारे में बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है बेसिकली, खासकर किसमें, ये बेसिकली व्हीट में, मेज में। तो यहाँ पर इसमें अगर बात करें तो हमारे लिए पॉजिटिव चीजें हैं। तो यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि कहीं अच्छी कहीं बुरी, ठीक है। तो नहीं, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो अगर बात करें चैलेंज के बारे में तो एनर्जी इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अभी अगर आप लोग बात करो तो दुनिया भर के एरिया में यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा कि ऑयल का प्राइस जो है वो बढ़ गया था। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो फिर बहुत सारे एरिया पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। आप लोग सोचो कि ऑयल का प्राइस अगर बढ़ गया है तो सारी चीजें, जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग ले जा रहे हैं, वो सारा ऑयल के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब वो चाहे ऑयल में पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे वो गैस हो, कोई भी हो, तो वहां पर आप लोग को ये नजर आएगा कि हर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसको इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आप लोग बोलते हैं। तो महंगाई बढ़ गई तो लोगों की, आम जनता के जो बेसिकली पॉकेट पर इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट आप लोग को देखने को मिला। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होगी देश के अंदर में। तो यूक्रेन का मुद्दा जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट काफी लार्ज स्केल पर डाल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडिया का जो ट्रेडिंग सिनेरियो है अगर उसके बारे में बात करें तो आप लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग चीजें खरीद कर लेकर आते हैं। अगर हम लोग खरीद देंगे और वो चीजें महंगी हो गई तो हमारा जो है वो बेसिकली फिर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट में आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी, यानी कि हमारा जो बिल है वो ज्यादा बनता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो इंडियन रूपी पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा रिसेंटली। अभी अगर बात करें तो रूपी जो है उसकी जो है डॉलर के कंपेयर में उसकी खस्ता हालत होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। जबकि यहाँ पर जब हम लोग बाहर से सामान खरीद कर लेकर आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डॉलर में पे करना पड़ता है। और यहाँ पर हमारी रूपी की वैल्यू अगर नीचे जा रही है तो हम लोग को डॉलर में जब पे करना पड़ रहा है, तो मान लीजिए पहले आप लोग मानिए कि 70 रुपए थे यहाँ पर बेसिकली $1, ठीक है, यानी कि 70 रुपए में $1 आता था। अब वही डॉलर जो है वो आज 100 रुपए में आने लगा, ठीक है। तो पहले हम लोग $1 यानी कि तेल अगर $1 में 1 बैरल मिल रहा है तो उसके लिए पहले 70 रुपए देते थे। अब $1 में 1 बैरल मिल रहा है, अब उसके लिए 100 रुपए हम लोग को देने पड़ते हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कंडीशन क्या चल रही है। तो इसकी सिचुएशन हम लोग को यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में इंटरनली भी कोई ज्यादा चीज अच्छी नहीं हुई। इंट्रा और इंटर अगर बात करें यहाँ पर इंटर रीजनल जो डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिले ट्रेड के मामले में, कई सारे एरिया में अच्छा खासा एक्सपोर्ट हुआ, कई सारे एरिया में बिल्कुल नहीं हुआ। अलग अलग राज्य में प्रॉब्लम देखने को मिली, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग को दिक्कतें नजर आएगी अलग अलग स्टेट के अंदर में यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग सिस्टम नजर आता है, ठीक है। इसी के साथ में प्रॉपर रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं की जा रही है, जो खासकर ढांचागत विकास पर, तो ये भी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो जरूरी क्या यहाँ पर, जरूरी ये है कि हम लोग को चीजों को ढंग से समझना पड़ेगा, टाइम मैनर में चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। और यहाँ पर कंटेनर की शॉर्टेज भी रही, मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे थे कि जा जाकर चाइना के कोनों पर खड़े हो गए, ठीक है, फिर वहां से आ नहीं पाए। तो कंटेनर की शॉर्टेज भी यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिली। तो अभी आने वाले टाइम में कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। एक तो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है हम लोग को, दूसरा यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाइपलाइन में चल रहा है और आगे कैसे चीजों को लेकर चल रहे हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 25 से 2015 से 20 तक का यहाँ पर रिवाइज करनी है, एक्सपोर्ट को कैसे लेकर चलना है। पार्लियामेंट्री कमेटी भी रिकमेंड कर रही है कई सारी चीजों में जहां डिले चल रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर रेमिशन ऑफ द ड्यूटीज, टैक्सेस और एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट होते हैं, जो कि स्कीम है, यानी कि कहने का मतलब ये अगर हम लोग यहाँ पर फार्मास्यूटिकल, स्टील और केमिकल इन पर टैक्स वगैरह जो लगाते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि हम लोग अच्छे लेवल पर अपना व्यापार कर सकें। तो बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जिसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं और सही तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को ऐसे पढ़ा दिया। अब आप लोगों से कोई इंटरव्यू पूछ लेगा ना कि ट्रेड के ऊपर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, और कहीं लिखने के लिए भी आ जाएगा, तो आप लोगों के पास में फोल्डर है, यानी कि आप लोगों के पास में अब यहाँ पर पॉइंट्स है लिखने के लिए, जो कि आप लोग आराम से लिख सकते हैं, है कि नहीं। चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी करो, चाहे यूपीएससी की। अब मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर होना चाहिए। अगर हो तो भाई साहब बताओ, वो कंफ्यूजन जो है मेरे सर में फेंक कर मारो, मैं देखूंगा कैसा लग रहा है वो कंफ्यूजन, उसका कैसा सोल्यूशन निकालना है।
मतलब कि कंफ्यूजन अपने साथ में लेकर नहीं जाना है, मेरी झोली में डाल देना उसको, ठीक है। तो ये है बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा जरूर, अगर नहीं हो तो थम्स अप देकर फीडबैक आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। आइए अब मैं आप लोगों को निपुण बनाता हूं। मतलब क्या मतलब है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक रहने वाला है जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, तो इसके बारे में समझेंगे, लर्निंग चीजों के बारे में जानेंगे और ये काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर में गवर्नेंस या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। यानी कि ये है टॉपिक, बात करेंगे निपुण के बारे में। यानी कि निपुण बनाना है मुझे आप लोगों को, तो कैसे बनाया जाएगा वो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। पहले तो न्यूज में क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अभी यहाँ पर फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी की गई यहाँ पर, और उसके चलते फर्स्ट हैंड जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली लर्निंग को लेकर, उसके ऊपर फोकस किया गया। फाउंडेशन मतलब बेसिक तैयार करना, खासकर किसके लिए, यहाँ पर अगर बात करें अगर ग्रेड 3 एंड हो रहा है तो उस पे यहाँ पर क्या क्या बच्चा सीख पा रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हमारे देश में अगर संविधान में जाकर आप लोग थोड़ा झांकोगे तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर 8वां जो एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें 8वें शेड्यूल के अंदर में टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज है, ठीक है। तो उनको कैसे यहाँ पर बेसिकली प्रॉपर वे में आगे लेकर चलना है, तो ये भी काफी बड़ा एक एरिया रहता है। यानी कि बच्चों को उस लेवल पर हम लोग को डेवलप करना है ताकि सारी चीजें सही तरीके से आगे बढ़ सके। तो कई सारे ऐसी चीजें यहाँ पर, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में प्रोग्राम है यहाँ पर, जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है। इस प्रोग्राम का नाम है निपुण, ठीक है। तो निपुण भारत बेसिकली ये प्रोग्राम है जिसमें नेशनल लेवल का एक इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग देखते हैं प्रोफिशिएंसी कैसे यहाँ पर रीडिंग में और अंडरस्टैंडिंग में और न्यूमरेसी में, यानी कि बच्चों को कम से कम एक बेसिक चीजें आनी चाहिए, उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। और ये बातें जो है ऐसा है कि हमारी ये पॉलिसी नहीं बोल रही है अकेली। आप लोगों को यहाँ पर अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पता होगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर मैं बोलूं पहला गोल किसके बारे में बताइए, दूसरा गोल किसके बारे में, तीसरा किसके बारे में, चौथा किसके बारे में। चारों के चारों गोल जो है मुझे लिख के बता दो नीचे। चौथा तो हालांकि मैं बता ही दिया एजुकेशन के बारे में, ठीक है। बाकी 3 किसके बारे में लिख के अभी बता दो 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। ये वो नहीं कहते चाहिए तो चाहिए यानी कि कहने का मतलब ये थोड़ा सा रिवीजन कर लो इसका एक बार, ठीक है, क्योंकि आप लोग के माइंड में अगर चीजें रिकॉल हो जाएंगी। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए। रीजन उसका ये है कि आंसर राइटिंग में बहुत फायदा पहुंचाएंगे, आप लोगों को कनेक्ट कर पाओगे आप लोग यहाँ पर कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या चीजें चल रही हैं और अच्छे से उसको समझ पाओगे। तो फाउंडेशनल लर्निंग का जो काम किया जाता है वो निपुण भारत के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो पढ़ने में कैसे हैं बच्चे ये उसको लेकर चलते हैं। अब एक वीडियो मेरे सामने आई थी वहां पर, बेसिकली एक उसको सुनकर मुझे हंसी आ गई। वो झारखंड की वीडियो थी, किसी एक जो रिपोर्टर था वो क्या कर रहा था वहां पर, बेसिकली बच्चों से पूछ रहा था, इंग्लिश की क्लास मतलब बच्चों में चला गया तो उसने इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन पूछे। बोला गया इससे कि फरवरी की स्पेलिंग आती है, तो वो लड़की खड़ी हुई तो बोली हाँ बिल्कुल आती है। तो उसने बोला फरवरी की स्पेलिंग पता नहीं कुछ मतलब कुछ और स्पेलिंग बोली जो फरवरी से हटकर, ठीक है। टीचर से पूछा गया क्या भाई साहब यही है फरवरी की स्पेलिंग, टीचर बोला बिल्कुल हाँ सही है। नहीं उसने बोला टीचर ने ये गलत बता रही है, तो टीचर से पूछा गया तुम बता दो तो भाई साहब, वो टीचर साहब जो है वो भी गलत लिख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उसने 5-6 बार मिटो अगर उसको फिर से बोला तो फिर कहने लगा नहीं मुझसे भी नहीं आ रही है। तो ये हालत है बेसिकली, अगर आप लोग समझ सकते हैं अगर टीचर इस लेवल के हैं तो बच्चे किस लेवल के होंगे। इससे बच्चों की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली टीचर की सारी गलती है और टीचर की भी कोई गलती नहीं है, बेसिकली सिस्टम की सारी गलती है कि इस तरीके टीचर वहां तक पहुंच कैसे गए। उनको टीचर बना क्यों दिया, अपना तो जिंदगी चलो उनको सैलरी मिल रही है उनकी जिंदगी कट जाएगी, पर लेकिन एक टीचर यार एक ऐसी चीज होती है ना, मतलब ये एक ऐसी चीज है। आप लोग कोई जज बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कोई प्रेसिडेंट बन रहा है, कोई रिक्शा वाला भी बन रहा है, कोई चोर बन रहा है, कोई भी क्यों ना हो इस धरती पर, वो सारा एक ने कभी ना कभी टीचर के हाथों में से निकल के जाता है, ठीक है। अब अगर टीचर अच्छा होगा शानदार एपीजे अब्दुल कलाम सर टाइप का, तो भाई साहब इंसान जो है जिंदगी में कुछ अच्छा करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। पर लेकिन अगर टीचर ही ऐसा होगा जिसको पढ़ाते टाइम ये नहीं पता है कि वो पढ़ा क्या रहा है, तो फिर क्या दिक्कत होगी, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं वो अपनी देखिए बेसिकली पेट पूजा करने के लिए वो दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, वो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो टीचर इतनी डेंजर इतनी खतरनाक पोस्ट है कि यहाँ पर हमेशा एक क्वालिफाइड वेल एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि उस चीज को समझे, उसकी ग्रेविटी को समझे। तो मेरा ये मानना है, बाकी आप लोगों की क्या राय इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि टीचर ही अगर सही नहीं होगा तो भाई साहब देश कहां बढ़ेगा फिर, ठीक है। क्योंकि हर एक एरिया में किसी को लेकर जाना है तो टीचर ही यहां से नहीं कराएगा। निपुण की फुल फॉर्म मैंने बता दी। ये प्रोग्राम जो था ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में निकल कर आता है और इंप्लीमेंट करने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखेगा। टारगेट यहां पर क्या है, टारगेट यहां पर बेसिकली कि एवरी चाइल्ड इन द कंट्री नेसेसरी कि वो कम से कम फंडामेंटल जो न्यूमरेसी वगैरह जान सके, खासकर ग्रेड 3 तक। और ये टारगेट है 2026-27 तक का।
यानी कि आने वाले टाइम में यहाँ पर कोई पूछ ले आप लोगों से कि निपुण भारत का जो बेसिकली टारगेट क्या है, तो ये बेसिक टारगेट रखा गया कम से कम पढ़ तो ले यार वो जो लिखा हुआ है, समझ तो ले उसको, छोटी बहुत ही चीजें थोड़ा बहुत गुणा भाग तो कर ले वो सारी चीजें। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ में क्या कुछ और भी यहाँ पर कवर करेगा? जी हाँ, यहाँ पर 3 से लेके 9 साल के अगर बीच में बात करें बच्चों को, तो उनको भी लर्निंग कवर करेगा, किस लेवल पर उनको लेकर चलना है। और ये बेसिकली नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और स्कूल लेवल पर, इनकी पूरा सीढ़ी बना दी गई है जिसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो निपुण भारत, भारत तभी तो निपुण हो गया जब हम लोग इन चीजों को समझेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम लोग को यहाँ पर इसको लेकर चलना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो समग्र शिक्षा जो हमारी कंट्री में स्कीम है वो इन्हीं सब चीजों पर फोकस दे रही है। इसमें डिफरेंट डोमेन आप लोगों को नजर आ जाएंगे मिशन की जब बात करेंगे। जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा फिजिकल एंड इसी के साथ में मॉडल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, इसी के साथ में यहाँ पर लिटरेसी और न्यूमरेसी डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। कोग्निनेट जो यहाँ पर एक तरीके से कोग्निटिव जो स्किल है उस डेवलपमेंट है वो भी होना चाहिए। लाइफ स्किल के बारे में पता होना चाहिए। समझाता हूँ थोड़ा सा मतलब क्या है। मतलब यहाँ पर ये कि मैं यहाँ पर आऊं, मतलब मैं बच्चों की क्लास ले रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास में जाकर मैं बैठ रहा हूँ, उनको बोलूं सिलेबस निकालो बच्चों, तो सिलेबस निकाल लिया बच्चों ने, और उनको बता दो सिलेबस आज का पार्ट क्या है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो मैं बोलूं फंडामेंटल राइट ये है, इसमें टोटल मिलाकर पार्ट 3 है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, और ये इसमें ये आता है, ये आया, ये खत्म हो गया, ठीक है। उनको ना ये बताऊं कि फंडामेंटल राइट आखिर संविधान में रखे क्यों गए हैं। ये फंडामेंटल राइट आप लोग के एग्जाम के लिए नहीं है, ये आप लोग की लाइफ के लिए है, ये आप लोग की लाइफ को बेसिकली इंप्रूव करने वाले हैं, ये आप लोग के अधिकार हैं। इस देश में रह रहे हो आप लोग को अपने अधिकार पता होना चाहिए, जिनको मौलिक अधिकार आप लोग बोलते हैं, वो संविधान आप लोगों को दे रहा है, ना कि एजुकेशन के लिए बस ओनली है कि आप पेपर में पढ़कर रटकर पास हो गए बस, और इसके बाद फंडामेंटल राइट के बेसिकली कहां पर, मतलब कहीं पर भी फेंक दो जहां पर आप लोगों को लगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इनको समझना पड़ेगा फंडामेंटल ड्यूटीज। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कि बस पढ़ ली भाई साहब। हमारी कंट्री में संविधान में एक संशोधन किया गया 42nd अमेंडमेंट करके 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी आर्टिकल 51A के अंदर में, काम खत्म हो गया हमारा। ऐसे थोड़ी ना होता है। इनको समझो, ये ड्यूटीज हैं, आप लोगों को फॉलो करनी है। इस देश के अंदर रहते हो आप लोग, तो वो वाली चीजें है, टीचर का वो वाला काम होता है। वरना किताबों में लिखी है सारी चीजें अपने आप पढ़ लेंगे ना, फिर टीचर ही क्यों बन गए, कुछ और काम कर लो यार, इससे अच्छा तो ये मुद्दा आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जरूरी है यहाँ पर, जिसके ऊपर फोकस देना है। तो यहाँ पर सपोर्ट करना है, एनकरेज करना है स्टूडेंट को, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। तो यहाँ पर स्कूल, टीचर, पेरेंट, कम्युनिटीज सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि बच्चा जो होता है वो स्कूल में भी रहता है, टीचर से भी मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, और कम्युनिटी में भी रहता है, जहां पर समाज में रहता है। तो ऐसा नहीं कि टीचर के कंधों पर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स के कंधों पर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई सब सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बच्चा कुछ गलत सीख रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसी सोसाइटी से निकल कर रहा है, समाज से निकल कर रहा है। बच्चे के थॉट अगर शानदार तरीके के है ना, देश को आगे लेकर चलना है, अपने बारे में भी सोच रहा है, देश के बारे में सोच रहा है, तो वो बच्चा हमेशा अच्छे काम करता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन बच्चे के थोड़ी ऐसे हैं कि बच्चे भाई कि कुछ नहीं, बस आगे चलकर करप्शन करना है, बस पेट भरना है, वो वाली चीज होगी, ठीक है। अपने आप से कुछ इनोवेटिव आइडियाज नहीं लेकर आने हैं, ऐसी बस जिंदगी चल रही है, ठीक है। कब बड़ा हुआ, कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो वो वाली चीज आप लोगों को एक अलग लेवल पर नजर आएगी। तो समझना पड़ेगा चीजों को ढंग से, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 की, उसमें कई सारे इंप्रूवमेंट किए गए, काफी बेहतरीन पॉलिसी है एज कंपेयर टू अदर। पहले हमारे देश में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो थी 1986 की, ठीक है। इससे पहले जो थी वो थी 1968 की। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, चीजों को इंप्रूव किया गया। तो इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है ताकि जो बच्चे हैं उनको ढंग से आगे लेकर चला जा सके, ठीक है। यानी कि मैंने बताया 2026-27 तक का यहाँ पर कम से कम रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ग्रेड 3 की। तो इसके ऊपर काफी बड़ा फोकस यहाँ पर दिया गया है। तो निपुण भारत की पूरी पोथी पत्रा मैंने खोलकर आप लोगों के सामने रख दिया। अब निपुण भारत में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो बताएगा, फिर आप लोगों की निपुणता जो है वो पूरी की जाएगी, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल होगा यहाँ पर, इसके साथ में अच्छे से आप लोगों को कनेक्ट होना है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, इसकी स्टोरी पूरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर पूरी क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर क्या इंडिया के अंदर 2 टाइम जोन होने चाहिए, इसका मतलब क्या होगा पहले बताऊंगा। कई सारे बच्चे मैं रेगुलर देख रहा हूँ बोल रहे हैं सर क्वेश्चन वाली वीडियो जो है वो स्टार्ट कर दो। आप लोगों को यार मैंने एक कहानी सुनाई थी कि एक इंसान है, बेसिकली उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, ठीक है। तो वो जो है वो कुएं के पास जाएगा पानी पीने के लिए, ना कि कुआं उसके पास आएगा, ठीक है। ये जो वीडियो है, ये वीडियो जब मैंने आप लोगों से पहली बार पूछा ये वीडियो किस तरीके से लेके आनी है, सारी चीजें मैंने पूछा आप लोगों से। कम्युनिटी टैग में मैंने आप लोगों से कई सारी बातें पूछी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग क्या करते हो, बोलते देते हो सर ये स्टार्ट कर लो, बहुत ज्यादा मुझे एडजस्ट करके कोई भी नया इनिशिएटिव स्टार्ट करना होता है, ठीक है। पर लेकिन फिर उसमें रेस्पॉन्स क्या आता है, मतलब इसमें रेस्पॉन्स ऐसा आएगा कि मतलब जितनी मेरी मेहनत लग रही है ऐसा लगने लगता है कि इससे अच्छा तो कुछ और काम कर लेता मैं, ठीक है। उसको देखना बंद कर देते हो। मैंने आप लोगों को बोला 20,000 से 25,000 लोग जो हैं वो नैनो मैगजीन देख रहे हैं, 30-30 भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और हिंदू जो है वो 40-50-60 के करीब देख रहे हैं। मैंने ओनली ये बोला था कि 5,000 लोग जो है वो यहाँ पर बेसिकली आप लोग जो है इसको लाइव आकर देखो, ठीक है।
5,000 को घटाकर मैंने इसको 2,500 कर दिया, वो भी आप लोग नहीं आ पाए, ठीक है। इसके बाद में इवन मैंने जो बेसिकली वीकेंड में आप लोगों के लिए क्वेश्चन की वीडियो भी लानी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलो वीकेंड में डाल देते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग इस चीजों को ढंग से अगर सपोर्ट करोगे तो तभी तो यार चीजें होती हैं। मान लीजिए मैंने डालनी स्टार्ट कर दी, वहां पर 1,000 बच्चे मुश्किल से उसको देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अब उसमें मेरी इतनी मेहनत लग जाएगी कि मतलब मेरा पूरा शेड्यूल टाइट हो जाता है। अब मैं शेड्यूल टाइट अगर इतना कर भी लूं आप लोगों के लिए, तो कम से कम फिर उसका रेस्पॉन्स भी तो मिलना चाहिए ना। इसकी जगह में कुछ और प्रोडक्टिव काम कर लूं इससे अच्छा, तो ठीक है। तो वो चीजें रहती है, मैं कहीं और अपना टाइम दे लूं इससे अच्छा, जहां पर ज्यादा बच्चों को फायदा हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि जितना मैं टाइम आप लोगों को दूं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाए। तो इसलिए मैंने वो टारगेट रखा था, उसमें आप लोगों की जागरूकता देखने को मिलती है कि हाँ इतने सारे बच्चे चाह रहे हैं उस चीज को करना। पर लेकिन रियलिटी में आप लोगों ने मुझे बेसिकली मतलब वो वाला रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर यार मुझे भी मतलब खुद आप लोगों ने बोली थी वो चीजें, मेरी बोली हुई थी। सबसे पहली बात तो ये आप लोगों ने बोला सर एक पोल करा लो। मैंने पूछा कितना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने बोला मतलब 5,000 लोगों ने उसमें बोला था बेसिकली। तो वो बेसिकली चीजें वही होती हैं यार, मतलब जिसको खुद को ही उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो फिर मतलब ही क्या रहता है उन चीजों का। तो मतलब कि वही रहती थी, फिर वही रहती है, मतलब समझ रहे ना आप लोग। तो मैं चाहता हूं क्योंकि उसमें कम से कम फिर एफर्ट लगता है बहुत ज्यादा, और फिर उसका रेस्पॉन्स ना मिले तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर आज अभी भी ये वीडियो आ रही है आप लोगों की शाम को, ठीक है, इसको मैं शाम को लेकर आता हूं, इसको मैं 8:30 बजे करीब डाला करूंगा, ठीक है। ये वाली जो वीडियो है 8:30 बजे इसका सही टाइम रहेगा, 8:30 बजे, अभी 8 बजे भी डाल देता हूं मैं कई बार इसको, ठीक है। वैसे 8:30 बजे टाइम कर रखा है इसका। तो इस पे देखते हैं कितने लाइव आते हैं आप लोग, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोग से रेस्पॉन्स देते हैं, उसके बाद में देखते हैं फिर, ठीक है। देखो यार चीजें पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, पर लेकिन पढ़ाना इतना चाहिए कि यहाँ पर बच्चों उसकी रिक्वायरमेंट हो और उनको सही चीजें सही डायरेक्शन में जाती रहे। बेसिक ये रहता है, ठीक है। वरना ऐसा नहीं है, देखो टाइम बहुत लग जाता है। एक तो होता है पीपीटी बनाने में ना, सबसे ज्यादा टाइम मुझे पीपीटी बनाने में लगता है, ठीक है। तो पीपीटी वगैरह तैयार करना, उसको सही लेवल पर लेकर आना, तो वो सबसे टफ काम होता है। तो अगर पीपीटी बना रहा हूं और उसके लिए आप लोगों को अलग से टाइम देना पड़ेगा, तो उस तरीके से वीडियो लेकर आना, तो फिर वो रेस्पॉन्स भी आप लोगों को दिखना चाहिए मुझे। तो रेस्पॉन्स आप लोग दिखा दो, बाकी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर तो एडजस्ट तो कर ही लूंगा। तो ये सारी चीजें ना प्यार से और इसी के साथ में कॉन्फिडेंस से होती है। मुझे आप लोगों के ऊपर काफी कॉन्फिडेंस है हिंदू और नैनो को लेकर, आप लोग अच्छे तरीके से इनको एंजॉय करते हैं। पर लेकिन जब क्वेश्चन वाली वीडियो आती है तो वो फिर काफी डाउन हो जाती है कई बार। तो मुझे ऐसे लगने लगता है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं खुद तो नहीं कुछ गलत कर रहा हूँ। जब चीजें जब चलती नहीं है ना ढंग से, इंसान अपने ऊपर संदेह करने लगता है, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो देखना बंद कर दी, मुझे संदेह अपने ऊपर लगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो अपने ऊपर डाउट करने लग जाता हूँ फिर, ठीक है। तो इसलिए लगा करे कि चीजें वही बोला करो जो आप लोग जिसको लगे आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, वरना यार कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अभी हमारे देश में एक टाइम जोन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो टाइम जोन है बेसिकली अगर इसके बारे में आप लोग बात करें तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है जिससे हमारे देश का टाइम डिसाइड होता है। हमारे देश में क्या टाइम है, सारी चीजें उससे डिसाइड होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग इसको काउंट करेंगे तो लगभग 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी चीजें ऐसी सेट भी की होंगी, इसमें बोला जाता है। तो ये वाली पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, लगभग 5.5 घंटे आप लोग यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं। हमारी कंट्री में उत्तर प्रदेश से, मिर्जापुर से होता हुआ यहाँ पर ये जाता है। ये क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से पूछ ले कौन कौन से राज्य से होकर जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, ये कौन कौन सा राज्य हो गया। चलिए 2-3 राज्य जो से इनका नाम आप लोग लिखिए। तो ये जो लाइन होकर जाती है इससे हमारा टाइम डिसाइड होता है। अब ऐसे सोचो यहाँ पर अगर आप लोग जाओगे इस साइड में, एक तो इस साइड में हो गया, इस साइड में जो चीजें हैं थोड़ी सी लेट आप लोग को देखने को मिलेगी गुजरात की साइड में, और इस साइड में जो है सूरज जो है थोड़ा जल्दी निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सूरज जल्दी निकल जाता है इसकी वजह से, और शाम को जल्दी छिप जाता है, तो इसकी वजह से दिक्कतें ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना जो टाइम रहता है उनका, जो जैसे स्कूल वगैरह खुलने हैं, ऑफिस वगैरह खुलने हैं, सारी चीजें, वो आधा रोशनी का टाइम उनका वैसे ही चला जाता है और शाम को सूरज जल्दी छुप जाता है। तो फिर यहाँ पर अलग फंडा बनता है। तो कई बार ये बोला जाता है कि यहाँ पर इनके लिए अलग से टाइम जोन जो है वो डिसाइड कर लो, ठीक है। तो अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग डिसाइड, अलग अलग सेशन देते हैं। तो बोलते हैं एक और टाइम जोन बना लो। अब यहाँ पर अगर रसिया के अंदर आप लोग जाओगे तो रसिया के अंदर आप लोगों को टोटल 9 टाइम जोन देखने को मिलेंगे, 9 ऐसा 11 है आई थिंक, कुछ ऐसा ही कुछ है। तो अगर वहां पर आप लोग जाओगे, चलिए बताइए कितने हैं, 9 है या फिर 11 है। वहां पर उनको क्या करना पड़ता है, लोग जो है काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में उनको एंट्री करनी होती है तो प्रॉपर गाइडेंस रहता है कि हाँ बोलो अपनी घड़ी जो है उसका टाइम जो है वो चेंज कर लो। हमारे देश में ऐसा आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। लोगों को अब तक भी अगर बात करें, छोटी छोटी चीजें भी 50 बार समझाती है गवर्नमेंट, तब जाकर उनको समझ में आती है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर ढंग से टाइम जोन आप लोगों को लेकर आना है तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो टाइम जोन के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पर अगर 2 टाइम जोन हो जाए तो फिर यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो यही बातें बार बार लोगों के द्वारा बोली जाती है, यानी कि टाइम जोन जो है उसको डिवाइड किया जाए तो उसके बारे में बहुत सारे इश्यूज निकल कर आते हैं। तो कई बार ये बोला जाता है कि उनको ये बोल दो कि अपनी घड़ी को तुम खुद ही आधा घंटा आगे कर लो, ठीक है। ये बोल जाता है, कई सारे सजेशन दिए जाते हैं, पर आज तक कोई सजेशन जो है वो सटीक नहीं बैठा है।
तो इसी के चलते अभी कई सारे सेशन ये मेरे कि थोड़ा सा क्यों ना हम लोग जो यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर है ये लाइन इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें, ठीक है। अगर यहाँ पर 5:30 आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यानी कि थोड़ा सा और फायदा हो जाएगा आधे घंटे का। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इससे मतलब क्या रहेगा कि अपना टाइम जो है थोड़ा सा और जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इशू आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये बोले थे मान लीजिए टाइम जोन जो है वो डिसाइड कर लिया, चेंज करना है, दो टाइम जोन हो गए। अब मान लीजिए रियल जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जैसी एंट्री करेगी, अब वहां पर घड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो पता चला है वहां पर कोई चेंज नहीं कर रहा है, एक्सीडेंट होते घूम रहे हैं रेल के, ठीक है। एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाएगी तो वहां पर दिक्कतें निकल कर नजर आएंगी ना। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी कंट्री में लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है। कई सारे कैओस क्रिएट हो सकते हैं देश के अंदर में, तो उसको ध्यान में रखते हुए डेंजर क्रिएट हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, मेजर एक्सीडेंट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर 2 टाइम जोन की जब भी बात आती है तो इसको बेसिकली प्रॉब्लम की तरीके से यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। यानी बोला क्रॉस करनी पड़ेगी, वो घड़ी चेंज करनी पड़ेगी, डेंजर क्रिएट किया जा सकता है। तो ये सारे बेसिकली मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये सारे इशू आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आएंगे। तो ये जरूरी है कि इसके ऊपर हम लोग फोकस देकर चलें, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करें। तो ये मुद्दा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो हर्डल क्रिएट हो जाएगा, ऐसा ढांचा भी नहीं है, इतने समझदार लोग भी नहीं है, और खासकर करप्शन काफी देखने को मिलता है। पता चला उन्हें, अभी आप लोगों ने देखा होगा, टीचर अगर स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो वहां पर कई बार टीचर की जगह ट्यूटर भेज देते हैं, और कई बार तो ट्यूटर भी कोई घर वाला आकर बैठ गया कि हाँ बच्चों को बस घेर कर बैठना है, ठीक है। वहां पर पता चला जो मेन मैनेजर है वहां पर उस चीज को मैनेज करने वाला, वो कहीं और गया हुआ, अपने दोस्त बैठा रखा है वहां पर कि इसको घड़ी को मैनेज कर लेना, ठीक है, ऐसे कर लेना। वो भाई साहब ठुका दी उसने ट्रेन, ठीक है, लोगों की जान चलेगी। तो ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये जरूरी है कि इसको हम लोग समझे थोड़ा सा, और इसके ऊपर काम किया जाए। कोई एक मिडिल सॉल्यूशन यहाँ पर आना चाहिए। आप लोगों से पूछा है तो आप लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप लोग अपनी राय यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो क्या क्या किया यहाँ पर, पहले तो बारिश की बूंदें देखी क्या कमाल कर सकती हैं, ठीक है। तो आर्टिकल देखे हम लोगों ने, कई सारे आर्ट एंड कल्चर के बारे में, इसी के सारे में रेड फोर्ट के बारे में मैंने बताई कई सारी बातें। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्लियर रखना, क्यों रेड फोर्ट पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो सारी बातें बता दी। टाइम जोन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दी, यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है और क्यों क्यों इशू निकल कर आते हैं, वो सारी बातें भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली, ठीक है। जो बातें बोले वो सारी वैसे आर्टिकल में लिखी हुई है एक एक करके, ठीक है। इसी के साथ में वुमेन जजेस के बारे में हम लोगों ने बातें की यहाँ पर काफी डिटेल में, और कैसे अपॉइंटमेंट के बारे में बातें होती है वो भी सारी जानी, वो सारा इशू मैंने बता दिया। इसी के साथ में एक्सपोर्ट के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली, कैसे कैसे देश का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो सारे एक एक पॉइंट जो है वो बता दिए। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, क्या क्या इश्यूज हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कहां से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो सब। निपुणता में कितने निपुण हैं आप लोग, तो निपुण भारत हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया काफी अच्छे से। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों यहाँ पर इसको लेकर नहीं होना चाहिए, एक एक बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो ये थे सारे आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अब कितनी क्लैरिटी है वो आप लोग यहाँ पर दिखा दो, ठीक है। क्वेश्चन बताइए, यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर के बारे में बात की जा रही है। तो इनॉग्रेशन किया गया यहाँ पर, तो कौन सी मिनिस्ट्री है, भारत भाग्य विधाता, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर इसको ऑपरेशनलाइज कर रही है, कौन सी जज थी बेसिक यहाँ पर, कौन सी जज थी जो 6 साल से ज्यादा यहाँ पर जो कोर्ट में रह गई, पहली जो वुमेन जज कौन थी, फर्स्ट वुमेन एडवोकेट जज कौन सी बनाई गई थी, अमेंडमेंट कौन सा किया गया स्टेट लिस्ट में लाने के लिए, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की जा रही है, निपुण भारत और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये सारे क्वेश्चन डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नजर अब आप लोग यहाँ पर डालिए, रिवीजन कर लीजिए। नीति आयोग इन पार्टनरशिप किसके साथ में, यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में मिलकर यहाँ पर ईपीआई लाया। तो ईपीआई क्या है यहाँ पर, ठीक है। इंडेक्स जो रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा, यहाँ पर उसके वाइस चेयरमैन कौन है और सीईओ कौन है, ये बताना है। रैंक कितनी है यहाँ पर, सॉरी रैंक फर्स्ट की कौन सी स्टेट की है बताना आप लोगों को। एनटीए क्या था ये आप लोगों को बताना था। इसी के साथ में यहाँ पर ये कंपनी के द्वारा मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की गई डिजिटल के बारे में, मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। तो क्या था वो पूरा बताना आप लोगों को। इंप्लीमेंट करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी, यहाँ पर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के बारे में बात की जा रही है। वैसे तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के बारे में, पर इंप्लीमेंट कौन कर रहा है ये बताना है। ये निपुण वाला मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से, हॉर्नबिल के बारे में डिस्कस किया था, और हॉर्नबिल फेस्टिवल और ये प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बतानी है। अगर क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे पाते हो तो इसका मतलब कल का लेक्चर आप लोगों को याद है, वरना आप लोग भूल चुके हो। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, काफी डिटेल में पढ़ाया था। राजीव कुमार जो है चेयरमैन है, ठीक है। इसी के साथ में अमिताभ कांत जो है वो सीईओ है। गुजरात पहले नंबर पर था, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर कौन था बताइएगा, क्योंकि मैंने बताया था पहले गुजरात फिर महाराष्ट्र, याद आ रहा है चलिए आगे क्या आप लोग बताइए, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी यहाँ पर। इसी के साथ में बिल्डिंग डिजिटल स्किल फॉर द चेंजिंग वर्क, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, यानी कि डिजिटल स्किल होनी चाहिए आगे आने वाले टाइम में, मैंने बताया था, वरना दिक्कत में पड़ जाओगे सारे, ठीक है।
इसी के साथ में यहाँ पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि मैंने डिस्कस किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अरुणाचल प्रदेश में ये बेसिकली एडॉप्शन किया गया था एक ये प्रोग्राम जो कि 2011 में 10 साल पूरे हो गए इसको, और नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताएगा, ये आप लोग बता सकते हैं फीडबैक देकर कमेंट बॉक्स में भी, और इसी के साथ में लाइक या डिसलाइक कर वीडियो को बता सकते हैं। आप लोग हर एक तरीके के फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी हो स्वागत है उनका, मतलब वही बात है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा तो मैं सब फीडबैक का स्वागत करता हूं। अगर कुछ नेगेटिव लिखना है तो लिख सकते हैं, बस गालियां मत लिखना, ठीक है। अभद्र शब्द यूज मत करना, वो थोड़े गलत रहते हैं। आप लोग को लगता है कि पढ़ाना नहीं आता है, ये काम मुझे छोड़ देना चाहिए, तो ऐसी ऐसी बातें भी आप लोग लिख सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, मत लिखना वरना मुर्गा बना दूंगा, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से लेक्चर एंजॉय किया। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। अरे हाँ, जो बातें बोलता हूँ ना बड़ों के लिए नहीं रहती है, वो मेरे से छोटों के लिए रहती है, ठीक है। कई सारे बड़े सुनते हैं तो उसको गलत मत लेना। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। मॉर्निंग में तैयार रहना।